गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग अभ्यास सागर में व्यंजन संधि कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 8 तक पूरा कर लिया था। और मैंने आपको बताया था कि जहाँ अंतिम वर्ण यानी पंचम वर्ण, दो पंचम वर्ण एक साथ आते हैं, वहाँ पर हम जो आधा वर्ण है, यानी जो स्वर रहित पंचम वर्ण है, ठीक है, वो कभी भी अनुस्वार के रूप में नहीं आता है। जैसे कि हमने कल उदाहरण भी किया था, एक साथ म जो है वो पंचम वर्ण है प वर्ग का, प फ ब भ म। तो जो म है वो प वर्ग का पंचम वर्ण है। और सम्मुख और सम्मान ये शब्द हमने किए थे, यहाँ पर 2 बार म आ रहा है, यानी पंचम वर्ण आ रहा है। तो पहला म स्वर रहित यानी आधा होते हुए भी हम उसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में नहीं करते हैं। यदि उसके स्थान पर कोई अन्य वर्ण होता तो हमारा जो आधा म है और आधा न है वो अनुस्वार के रूप में अगले वर्ण के ऊपर, उस वर्ण के ऊपर आ जाता है। तो अब यहाँ तक हमने कर लिया था। अब इसके बाद कुछ शब्द हैं जो हमें पढ़ने हैं प्रश्न नंबर 9 में। भूष प्लस न, तर प्लस न, री प्लस न। इसमें जो री है, री के बाद और तर के बाद और श के बाद न है। और जो नियम है वो नियम क्या बताता है? नियम बताता है कि यदि री र श के बाद न हो और इन दोनों के बीच में कोई स्वर का वर्ग, पवर्ग का कोई वर्ण या अनुस्वार या य व हो तो न का अणा हो जाता है। यानी ये जो नियम है, इसके कवर्ग के कितने वर्ण हैं? 5 हैं। क ख ग घ ड़। पवर्ग के कितने वर्ण हैं? 5 हैं। प फ ब भ म। तो इनमें से कोई भी आ रहा है, कोई अनुस्वार आ रहा है, य व ह आ रहा है बाद में, तो क्या होगा? र के बाद, श के बाद, री के बाद आ रहा है तो न का ण हो जाएगा। तो जैसे भूष प्लस न है तो भूषण हो गया। फिर तर प्लस न है, र के बाद आ रहा है न तो तरण हो गया। री के बाद आ रहा है न तो न का अण यानी ऋण हो गया। इसी तरह से हम अन्य शब्दों को भी देखेंगे, ठीक है। जैसे आपके दूसरे जो शब्द हैं, नीचे लिखे शब्दों की संधि कीजिए। इसमें भी आप देखिए र और श के बाद जब न आ रहा है तो जब हम इन शब्दों की संधि करके लिखते हैं तो हम हमेशा न का प्रयोग नहीं करते, बल्कि किसका करते हैं? अणा का प्रयोग करते हैं। जैसे परि प्लस नाम, र के बाद न आ रहा है तो न किस में बदल जाएगा? अणा में। परिणाम, अणा हम का प्रयोग करते हैं, अणा बोलते हैं। परिणाम, परिणाम नहीं बोलते हैं, है ना। ऐसे ही त्रिश प्लस ना, तृष्णा, अणा बोलते हैं, तृष्णा नहीं बोलते हैं। अगर तृष्णा बोलेंगे तो वो गलत उच्चारण होगा, तृष्णा। और ता के नीचे भी ये तृष्णा नहीं होगा, ता के नीचे री का स्वर है, तृष्णा। प्र प्लस मान, प्रमाण। यहाँ पर भी हम प्रमाण नहीं बोलते हैं, प्रमाण बोलते हैं, क्योंकि र के बाद न जब भी आएगा उसमें अणा होगा। फिर नेक्स्ट इसी में आगे शोष प्लस अन। अभी फिर हमने पढ़ा था नियमानुसार श के बाद यदि कोई बीच में स्वर है और न आता है तो वहाँ भी अणा हो जाता है। तो शब्द हमारा आपने पढ़ा भी है, कौन सा है? शोषण, अणा आ जाएगा। हर प्लस न, हरण। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 11 है हमारा, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब देखिए इसमें भी संधि हो रही है। अभि प्लस सेक, अभिषेक बन गया। नी प्लस सिद्ध, निषिद्ध हो गया। सु प्लस सुप्ति, सुषुप्ति हो गया। यानी ये जो श है, ठीक है, ये श यहाँ पर पहले नहीं था, स था, तो स का श हुआ है तीनों उदाहरण में। तो ये नियम क्या बताता है? यदि पूर्व पद, पूर्व ये पद का मतलब क्या होता है? जो पहला शब्द है, ठीक है, प्लस से पहले वाला शब्द क्या है? पूर्व पद। प्लस के बाद वाला उत्तर पद। तो पूर्व पद का यदि अंतिम वर्ण कोई स्वर हो, अब देखो अभी में ई, नी में ई और सु में उ, ई उ, 3 स्वर हैं, यानी अंतिम वर्ण स्वर है, ठीक है। और वो स्वर कौन सा होना चाहिए? अ आ नहीं होना चाहिए, उनके अलावा होना चाहिए। और उत्तर पद के आरंभ में स हो तो स का श हो जाता है, यानी अ आ को छोड़कर। यदि
पूर्व पद का यानी पहले शब्द का अंतिम जो स्वर है वो अ आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और दूसरा जो शब्द है उसमें क्या हो, स हो। स हो तो स का क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। जैसे अभिषिक्त, निषिद्ध, सुषुप्ति। अब हम आगे अगले वाले प्रश्न में हम संधि करेंगे इसी तरह से। जैसे नी प्लस सेध क्या हो जाता है, निषेध। परि प्लस सद, परिषद। षटकोण वाला श आएगा। हालांकि हम इसको दंते, तालव्य और कंठे, दंते और तालव्य कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है बता रहे हैं आपको, षटकोण वाला श हो जाएगा। परिषद। सुषुप्त, स का श हो जाएगा। विषम, स का श हो जाएगा। और अभिषिक्त अभी हमने ऊपर किया है, यानी नियमानुसार क्या होगा, स का श हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। ये जो हमारा श होता है ये मूर्धन्य श कहलाता है, इसको हम मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, दंते, तालव्य और मूर्धन्य। स जो होता है वो दंते होता है। श शलजम वाला वो तालव्य होता है, क्योंकि तालु से हमारी जिह्वा स्पर्श करती है। और जो श होता है वो मूर्धन्य होता है, इसको मूर्धन्य हम कहते हैं, मूर्धन्य श। और इसको इजी आपकी पहचान है कि हम इसको षटकोण वाला श कह देते हैं पहचान के लिए। ठीक है, लेकिन जो हिंदी भाषा है उसकी व्याकरण के अनुसार ये मूर्धन्य श होता है। इसके बाद आपका है प्रश्न नंबर 13। ये आपका अपठित गद्यांश है बच्चों, और अपठित गद्यांश आपको परीक्षा में भी आएगा। ठीक है, तो ये आपका अभ्यास कार्य है। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है पूरे गद्यांश को, और इस गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आप छांटेंगे और उसके बाद अपनी बुक में लिखेंगे, और उसके बाद आप मुझे इसकी पिक खींचकर भेजेंगे। तो ये एक आपके लिए अभ्यास है, क्योंकि यदि मैंने बता दिया तो फिर आपका ये अपठित क्या रहेगा। तो इसलिए अभ्यास के लिए आप इसको करिए, इसके प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उत्तर की पिक मुझे भेजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने ये अपठित ठीक प्रकार से किया है। इसके बाद हमारा रिवीजन वर्क है। संधि आ गई हमारी। सु प्लस आगत, स्वागत। कौन सी संधि है, यण संधि है। यण संधि का नियम हमें क्या बताता है कि यण संधि में ई का य, उ का व, री का र, री का ल हो जाता है। और यहाँ पे क्या हुआ, सु प्लस आगत, स्वागत हो गया। ये मैंने जो आपको वीडियो भेजी है संधि की, उसमें ब्लैक बोर्ड पे पूरा समझाया भी है। ठीक है, सु में उ स्वर है, आधा स प्लस उ मिलकर सु बना। इसमें से हमने उ को अलग किया तो स हमारा आधा रह गया और उ का बन गया व, और आगत का आ मिलकर बन गया वा, तो शब्द बन गया स्वागत। गण प्लस ईश। अब देखिए यहाँ गुण संधि हो गई। अणा का अ और ईश का ई, अ प्लस ई मिलकर ए स्वर बन गया, और हमारा जो शब्द है संधि होकर वो बना गणेश। फिर धन प्लस एषणा, धनैषणा, यानी वृद्धि संधि हो गई। न के साथ अ प्लस ए, अ प्लस ए क्या हो गया हमारा, आई हो गया। ठीक है, धनैषणा, न पे एक संधि बढ़ गई यानी वृद्धि संधि हो गई हमारी। आई की मात्रा आ जाएगी धन न पे, आई की यानी ए की दो मात्राएं, ए हट जाएगा, धनैषणा। फिर उत प्लस नति, यहाँ हमारी व्यंजन संधि हो गई। यदि तवर्ग के का जो है वो पंचम वर्ण बाद में है और पहले तवर्ग है तो वो पंचम वर्ण ही हो जाता है, उन्नति। फिर शरत प्लस उल्लास, यानी शरदोल्लास, त का क्या हो जाएगा, द, और ऊ का त के बाद यदि ऊ है तो त का द होके ऊ की मात्रा ओ नियम अनुसार हो जाती है, तो हमारा शब्द बनता है शरदोल्लास। त का द और ऊ मिलकर ओ, शरदो, द पे ओ की मात्रा, शरदोल्लास। ये व्यंजन संधि है आपकी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। मैंने अभी आपको बताया कि व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम हैं और आप वो सारे नियम याद नहीं कर पाएंगे, मुझे भी मालूम है बहुत अच्छी तरह से। तो आप इन शब्दों को बहुत ध्यान से करिए। इसके बाद नीचे लिखे गए वाक्यों में प्रयुक्त मुहावरों को छांट कर लिखिए। इसमें हमें सिर्फ मुहावरे छांटने हैं। जैसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना, ये मुहावरा है, यानी स्वयं अपना नुकसान करना।
फिर दलबल सहित आया देखकर सेठ जी के हाथों के तोते उड़ गए। हाथों के तोते उड़ना भी मुहावरा है जिसका अर्थ होता है घबरा जाना। योग्य बच्चे अपने माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी बनते हैं। बुढ़ापे की लाठी का अर्थ होता है सहारा। तो योग्य बच्चे अपने माँ बाप का सहारा बनते हैं। बुढ़ापे की लाठी का मतलब सहारा, वृद्धावस्था में उनको सहारा देते हैं। बिल्ली को देखकर चूहा रफू चक्कर हो गया। रफू चक्कर होना, रफू चक्कर हो जाना, ये मुहावरा है और इसका अर्थ होता है भाग जाना, यानी बिल्ली को देखकर चूहा भाग गया। झांसी की रानी की गाथा सुनकर विदेशी भी दांतों तले उंगली दबा बैठे। दांतों तले उंगली दबाना ये मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत आश्चर्यचकित होना, हैरान होना। तो झांसी की रानी की गाथा सुनकर विदेशी भी बहुत हैरान हो जाते हैं या हो गए। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें सिर्फ मुहावरे लिखने हैं। जैसे पहला है अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना, दूसरा है हाथों के तोते उड़ जाना, तीसरा है बुढ़ापे की लाठी होना, चौथा है रफू चक्कर हो जाना और अंतिम है दांतों तले उंगली दबा लेना। नेक्स्ट है आपका विशेषण। वीरता का विशेषण है वीर। ये भाववाचक संज्ञाएं हैं जो हमें दी गई हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? वो भावनाएं जो हम सबके मन में होती हैं। तो ये एक तरीके से जिसको आप इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। और इसका हमें क्या बनाना है? विशेषण। विशेषण क्या होता है? किसी एक व्यक्ति की विशेषता होती है। तो वीरता का विशेषण क्या है? वीर, शुद्धता, शुद्ध, सुख, सुखी, तर्क, तार्किक, तप्या की मात्रा, ठीक है, क पे छोटी की मात्रा, र ऑलरेडी लगा हुआ है, और फिर क, तार्किक। मर्यादा, मर्यादित, द पे मात्रा छोटी की आ जाएगी, मर्यादित। श्रद्धा, श्रद्धालु, ल पे छोटे उ की मात्रा आएगी, श्रद्धालु। तो ये विशेषण हो गया हमारा। और इसके बाद है हमारा इस पाठ का अंतिम प्रश्न। ये अंतिम प्रश्न जो है बच्चों, इसमें आपको संवाद के रूप में लिखना है। इस तरह का प्रश्न हम पहले पाठ में भी कर चुके हैं, किसी ना किसी पाठ में हमने अवश्य किया है। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे? एक जो पात्र हैं वो आप स्वयं हैं, तो आप लिखेंगे मैं, और दूसरा कौन है? आपका मित्र है। तो आपने कोई साहसिक काम किया, कोई बहादुरी का काम किया, और उसके बारे में आप अपने मित्र के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है वो आपको आपका मित्र मिला, तो आप क्या पूछेंगे? जो भी आप उसका नाम रखना चाहें कि तुम कैसे हो, आपका मित्र कहेगा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो आप कहोगे मैं भी ठीक हूँ। फिर आपका मित्र ही आपसे पूछेगा कि मैंने सुना है कि मुझे पता चला है कि तुम तो बहुत बहादुर हो, मैंने तुम्हारी बहादुरी के कार्य के विषय में सुना है। अब उसमें आप अपनी कल्पना के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, या वास्तव में किसी ने कोई बहादुरी का काम किया है, किसी बच्चे को किसी को जो है वो किसी का जीवन बचाया है, या किसी की दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता की है, या अपनी बुद्धिमानी से किसी कठिनाई से निकले हैं, अपने परिवार को निकाला है। तो कोई भी आप घटना लिख सकते हैं, और नहीं है तो फिर काल्पनिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने 7th में निर्मला सांप और स्याल के बारे में पढ़ा था, तो कोई भी ऐसी घटना लिख सकते हैं। और लिखने के बाद ये वाले जो प्रश्न हैं इसकी भी पिक आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। तो यहाँ तक आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हमारा अभ्यास सागर में केवल एक पाठ रहता है जो मैं आपको आपके नेक्स्ट पीरियड में नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगी। कल तो आपके पास ये मैं भेजूंगी, मीन्स ये आज का आपका काम है सैटरडे का। और मंडे को मैं, हालांकि मंडे में आपका पीरियड नहीं होता है आई थिंक 8th क्लास का, लेकिन मैं आपको भेजूंगी काम मंडे में। आपको जब भी आप फ्री हो, आपको सुविधा हो, आप वो काम सुन सकते